साथियों नमस्कार। एस डी राज इंग्लिश के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मिल्टन का एक बड़ा फेमस वर्क है और जो आपकी एलटी में भी लगा है, पैराडाइज लास्ट, आप लोग जानते ही हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और स्पेशली इसकी जो है लाइन नंबर 1 to 26, इस पे हम लोगों का विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि आपकी एलटी में लगा है। इसके पहले भी हमने पैराडाइज लास्ट पे एक वीडियो बनाई थी, वो पूरा आपका जो है पूरे पैराडाइज लास्ट का है। आप उसको देखना चाहेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक बार आप ज़रा हमको क्लियर ये करा दीजिए कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर वे में आ रही है, आप हमको प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं। बताएं एक बार, आप हमको सुन पा रहे हैं? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? हम्म। कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे। एक बार ज़रा इसका लिंक आप लोग अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें। इसके पहले देखिए, हम लोगों का एलटी पे ही फोकस है और शेक्सपियर के जो दो सानेट आपके लगे हैं, जैसे सानेट नंबर 29 और सानेट नंबर 138, ये दोनों का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है दोनों वर्क्स के लिए कि आपको जो है एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिलें, वहाँ आपको जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, वहाँ आपको जो है कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, और वहाँ आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सबके लास्ट वाले सेशन में दिए गए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जो है ठीक ठाक स्तर के मिलेंगे। अब ये क्लास आज जो है सडन लेनी पड़ी मुझे, इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो जब भी कभी भी मैं लाइव होऊंगा तो आप तक आराम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप, हालांकि क्लास रिकॉर्ड होती है, लेकिन लाइव सेशन में जैसे आप लोगों का ही मंतव्य रहा है कि चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में होती हैं। चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। देखो, पैराडाइज लास्ट मिल्टन ने लिखा है, ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। पैराडाइज लास्ट मिल्टन का एक बहुत ही अच्छा वर्क है, इनका जो है ये मास्टरपीस माना जाता है।
अच्छा, जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्क आप थोड़ा जो है इनके जो इनका वर्क है, या थोड़ा सिलेबस से हटके भी थोड़ी बातें थोड़ा मोड़ा ये करना चाहेंगे कि जीवन में देखो इंस्पिरेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप लोगों के मन में होता होगा कि जीवन के विकास के लिए सुख सुविधाओं का होना ज़रूरी है, लेकिन समझिए कि उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो है कुछ जो चीज़ें होती हैं, आदमी जो आगे बढ़ता है, अब आगे बढ़ने का जो रेशियो होता है, उसमें आपने ये देखा होगा कि अभाव में ही आदमी का विकास जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे जब आप जिस चीज़ की नीड होगी आप उसके लिए काम करते होंगे। सिंपल सा आप उदाहरण ये देख लीजिए कि कोई इंसान जब बड़ा बनता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बड़ा बना, छोटे से बड़ा बना मतलब लोअर क्लास से अपर क्लास में पहुंचा, तो ज़्यादातर अगर जो आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मेहनत करके मैं अपर क्लास में पहुंचा, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा लड़का जो है मुझसे ऊपर जाए। ये ज़्यादातर केसेस में ये होता है, वो जो है बराबर वो मेंटेन कर भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन बराबर मेंटेन मतलब जित जो आप जो स्तर उनको आप दे के छोड़ेंगे वो स्तर वो मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं। तो साधन जो है ज़रूरी हैं, लेकिन साधन के बिना आपका काम रुके ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अब ये जो मिल्टन का वर्क आप पढ़ रहे हैं, ये इन्होंने जो है पूरे अंधा होने के बाद ये लिखा है। आंखें रहने पर जो काम आदमी न कर सका, वो आंखें चली जाने के बाद वो काम कर दिया। और मिल्टन जिस लिए फेमस हैं, मिल्टन आप जिनको जानते हैं वर्ल्ड वाइड हैं, तो वो अपने इसी वर्क के कारण हैं, पैराडाइज लास्ट के कारण हैं। तो और एक चीज़ हमने और भी नोटिस किया है, हो सकता है ये यूनिवर्सल ना हो, हमने ये देखा है कि जिसके ऊपर विपत्ति जितनी बड़ी होती है उसके सफल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आपके पास अभाव रहता है और वो अभाव आपका एक टाइप का स्टिमुलस होता है, वो इंस्पिरेशन आपको देता है आगे बढ़ने के लिए। चलो ठीक है, बहुत प्रवचन हो चुका। देखो इनका जो है पैराडाइज लास्ट, इसको मैग्नम ओपस माना जाता है। इसको हम लोग मैग्नम ओपस बोलते हैं। मैग्नम ओपस का मतलब होता है ये इनका ग्रेट वर्क है। अब इसके जो राइटर हैं मिल्टन हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। इसका जो जानर है इपिक की श्रेणी में आता है। ये जो वर्क है आपका जो है इपिक की श्रेणी में आता है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखा होगा कि इपिक ज़्यादा लिखे भी नहीं गए हैं। वो चाहे ग्रीक इपिक की आप बात कर लें, चाहे आप इंग्लिश इपिक की बात कर लें, या किसी दूसरे लैंग्वेज की इपिक की बात कर लें, इपिक एक बड़ा वर्क होता है। अब वो बड़ा वर्क आदमी उसको पूरा कर पाएगा कि पूरा नहीं कर पाएगा, ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा राइटर की डेथ हो जाती है, वर्क वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। आप स्पेंसर का देख लीजिए और लोगों का देख लीजिए, उनके वर्क आधे अधूरे छूटे रह गए। तो जो जैसे ये मिल्टन का तो मास्टरपीस है, लेकिन जब बात इंग्लिश इपिक की आती है, इंग्लिश इपिक की, उसमें भी ये मास्टरपीस है। अगर जो इपिक कहीं आपको पढ़ाया गया, इपिक का कोई नज़ीर दिया गया, इपिक का कोई उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, तो वहाँ इसी का दिया जाता है। आप इसको इंग्लिश का आइडियल इपिक मान सकते हैं। इपिक की जो क्वालिटी होनी चाहिए, मिल्टन ने इसमें जो इपिक की जो क्लासिकल क्वालिटी है मिल्टन ने इनमें दिया है। गिने चुने 4 या 5 आपको जो है इपिक मिलेंगे इंग्लिश में, और उनमें भी आपका जो है जो बेस्ट जिसको बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं, पैराडाइज लास्ट को बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब मिल्टन ने इसको लिखा था स्टार्टिंग में, तो उसको इन्होंने जो है जब ये 1667 में आपका पब्लिश हुआ, तो 10 बुक्स के साथ ही आपका आया था। इसमें 10 बुक्स थी। एक बार ज़रा कमेंट करके आप लोग बताइए, वॉइस आप प्रॉपर वे में हमारी सुन रहे हैं? वॉइस प्रॉपर वे में आ रही है? एक बार ज़रा सारे लोग कमेंट करके बताइए, आप हमको सुन पा रहे हैं प्रॉपर वे में?
1667 में जब ये आपकी वर्क आई थी तो उस समय सिर्फ 10 बुक्स में ही थी। जब इसका सेकंड एडिशन आया है तो सेकंड एडिशन में इसके बुक्स की संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई। 12 बुक इसमें जो है इसके सेकंड एडिशन में हो गए हैं। इसमें जो बुक नंबर सातवीं बुक है, मतलब सेवेंथ बुक है, ऐसे ऐसे जब सेवेंथ बुक पे आप पहुंचेंगे, सेवेंथ बुक पे, तो सेवेंथ बुक आपके सबसे छोटी बुक है। जैसे होती नहीं कि कई किताबें हैं, इनमें जो है 12 बुक्स हैं या 10 बुक्स हैं, तो कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, तो ये मन में क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो बुक नंबर 7 है ये आपकी सबसे छोटी है। परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको नोट करना है, इन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली जानकारी इनमें क्या आपको जो है रखने की ज़रूरत है, अगली जानकारी रखने की ज़रूरत है कि बुक नंबर जो 9th है, जैसे सबसे छोटे की बात आपने कर लिया है, अब सबसे बड़े की बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ज़रा इसका कलर करते हैं। बुक नंबर जो आपकी जो है 9th होती है, लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट बुक है। बुक नंबर 9th सबसे बड़ी जो है आपकी किताब है। और पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज लास्ट, इसका सीक्वल माना जाता है पैराडाइज रिगेन का। जैसे पैराडाइज लास्ट मतलब आपका स्वर्ग छीना, मिला कैसे, वो आपको कहाँ उसका आंसर मिलेगा आपको मिलेगा पैराडाइज रिगेन में। तो पैराडाइज रिगेन को इसका जो है सीक्वल माना जाता है। अब परीक्षा के लिहाज से ये जरूरी होता है कि इसका सोर्स क्या है, स्रोत इसके क्या हैं। तो स्रोतों की जब बात की जाती है तो सोर्स में जब नाम आते हैं तो आपके सामने बड़े मन में क्वेश्चन आते हैं कि बाइबिल है। कुछ लोग आप किन्हीं किताबों में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, आप ही लोगों के द्वारा जो है ये समस्याएं डाली जाती हैं। तो इसके सोर्स को लेकर के मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारे कन्फ्यूजन आज आपके दूर होंगे। जैसे कहीं आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा आंसर में क्या दिया है, बाइबल। जब आप कहीं जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर में ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। फिर आप जब कहीं और जो है क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा जेनेसिस। फिर लास्ट में जब आप कंक्लूजन निकालोगे तो आपको हो गया अरे ओल्ड टेस्टामेंट है कि बाइबल है कि जेनेसिस है, किसको माना जाए। तो आपके मन में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसको माना जाए, तो इससे ये परिलक्षित होता है, मतलब इससे ये अपीयर होता है कि आपके पास जो है जो बाइबल है, बाइबल की प्रॉपर जानकारी आपको नहीं है कि बाइबल का कैसे डिवीज़न है, बाइबल के कितने भाग हैं, या बाइबल क्या चीज़ है, इसकी आपको जानकारी नहीं है। इसी के कारण आपके मन में इस टाइप के जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब इसकी जो है सोर्स की बात होती है तो सोर्स को क्लियर करने के लिए कि क्या माना जाए, जैसे परीक्षा में पूछा जाए क्या मान लिया जाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। उन तरीकों पर आप ध्यान दें और आपका इसके बाद से कोई कन्फ्यूजन मन में नहीं बचेगा। अब इसमें देखें, जैसे सोर्स में होता क्या है कि बाइबल एक बुक का नाम नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आएगा रामचरितमानस, ये भी एपिक है, एक बुक, सॉरी रामायण एक बुक। तो ऐसा नहीं है कि जो है बाइबल आप नाम लिए, बाइबल का मतलब सिर्फ एक किताबों में सिमट के रह गए, ऐसी चीज़ नहीं है। बाइबल जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स है। बाइबल जो आप सुनते हैं वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, किसी एक बुक का नाम बाइबल नहीं है। अब देखो, क्रिश्चियनिटी में दो फिरके हुए हैं। दो फिरके का मतलब दो टाइप के क्रिश्चियन होते हैं। तो जो सबसे पुराने क्रिश्चियन हैं, जिनको आप ओल्ड समझ सकते हैं, कि जब क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक मतलब एक फिरके में थी, मतलब क्रिश्चियनिटी की सिर्फ एक टाइप थी, तो तब उनको बोलते थे कैथोलिक। कैथोलिक का नाम आपने सुना होगा, गोवा में कैथोलिक्स हैं, अभी भी हैं। और वहाँ आप चले जाएंगे वेटिकन सिटी में, तो कैथोलिक्स के ही वहाँ पे आपके जो है चर्च वर्च उनके मिलते हैं, आज भी उनके पादरी मिलते हैं। तो मूल रूप से यही माने जाते हैं। फिर कैथोलिक्स के कुछ नियमों का विरोध किया गया, जैसे हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें हैं, हर रिलीजन में बुरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनका विरोध किया गया। किसने विरोध किया? क्रिश्चियंस ने ही विरोध किया। विरोध करके जब इनको जो है विरोधी बोला जाने लगा, तो विरोधी का ही एक अलग फिरका बन गया, तो इन्हीं को बोला जाने लगा प्रोटेस्टेंट।
मतलब जिन्होंने कैथोलिक्स का विरोध किया उनको बोला जाने लगा प्रोटेस्टेंट। अब इसी प्रोटेस्टेंट नाम से दूसरा जो है क्रिश्चियन का फिरका बन गया। तो दो फिरके आपको जो है मिलेंगे। अब पहला फिरका क्या है, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन की जब बात की जाए तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ये बाद में आए हैं, अब ये वाले आपके कैथोलिक पहले आए हैं। तो पहले आए हैं जो इनकी बाइबल थी, इनकी बाइबल में बुक्स की संख्या ज़्यादा थी, इनकी बाइबल में बुक्स की संख्या आपकी कम है। अब देखिए कैथोलिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनकी बाइबल के बारे में बताऊंगा, टोटल चर्चा जो है इनके बाइबल की होगी, फिर इनके बाइबल की होगी। देखो नीचे हम एक आपको चार्ट दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखें आप। देखो ये बाइबल है, ठीक। अब बाइबल ये कैथोलिक हो गए, ये आपके प्रोटेस्टेंट हो गए। कैथोलिक की जो बाइबल है उसमें टोटल कितने बुक्स हैं, 73 बुक्स हैं। और जो प्रोटेस्टेंट की जो बाइबल है उसमें कितने बुक्स हैं, उसमें आपको 66 बुक्स मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस आपको क्लियर आ रही है? वॉइस आप क्लियर सुन पा रहे हैं हमारी? चलो ठीक है। ये सडन क्लास लेनी पड़ी जो है, इसीलिए आप लोगों को बताया गया था कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन हमेशा आप ऑन रखिएगा, तो जब कभी भी लाइव हम होंगे तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको कि कैथोलिक की जो बाइबल है उसमें कितनी बुक्स हैं, 73 बुक्स हैं। प्रोटेस्टेंट की जो बाइबल है उसमें 66 बुक हैं। अब इन 73 बुक्स को फिर दो भागों में बांटा गया। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। इसी 73 बुक्स को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और इसको न्यू टेस्टामेंट। आप इसको ऐसे समझें, इसको मैं थोड़ा साफ करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये 73 बुक्स क्या हो गई, ये हो गई बाइबल, ठीक। इनको दो भागों में आप डिवाइड कर दें, 73 बुक्स को दो भागों में डिवाइड कर दें। पहले भाग को ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरे भाग को न्यू टेस्टामेंट, समझ रहे हैं। अब ओल्ड टेस्टामेंट में फिर जैसे 73 बुक्स है तो 73 बुक्स में कुछ इधर चली आएगी, कुछ आपकी इधर चली आएगी, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपकी 46 बुक्स आ जाती हैं। कितनी बुक्स आ जाती हैं? 46। न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक आ जाती हैं? 27 बुक्स आ जाती हैं, समझ रहे हैं। जब इन दोनों को आप ऐड करिएगा 46 और प्लस 27, इनको दोनों को आप ऐड कर दें तो आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आपका आएगा 73। दोनों को जब ऐड करिएगा तो ये जो है 73 आ जाएगा। अभी आप किसकी बाइबल के बारे में पढ़ रहे हैं? कैथोलिक की बाइबल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका डिवीजन आप पढ़ रहे हैं, ठीक। ये आपके हो गया। तो जो ये आपकी 46 बुक है, अब 46 बुक्स के सबके अपने नाम हैं, बुक के अपने जो है, जैसे 46 किताबें हैं तो 46 किताबों के सबके अपने अलग अलग टाइटल होंगे। तो उन टाइटल में एक बुक का नाम है जेनेसिस। क्या नाम है? जेनेसिस, ठीक। उस जेनेसिस में जो है यीशु के दोबारा से जन्म का या उनके जो है क्रूसिफिकेशन का, इन सब चीज़ों का वहाँ पे आपको जो है वर्णन मिलता है। ये बुक नंबर फर्स्ट है। ये देखिए हमने ओल्ड टेस्टामेंट में इसको मेंशन किया है। इसकी जो बुक फर्स्ट है उसमें आपको वो है जेनेसिस नाम से। तो आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि बाइबल बड़ी चीज़ है, इससे छोटी चीज़ क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। फिर ओल्ड टेस्टामेंट के जो 46 किताबें हैं, 46 बुक्स हैं, 46 बुक्स हैं, इसमें जो पहली बुक्स है उसका नाम है जेनेसिस। तो जो आपका पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज लास्ट आपका इसी जेनेसिस से लिया गया है। अब ऑप्शन में जेनेसिस रहेगा तो आप टिक किसको करिएगा? जेनेसिस को। जेनेसिस नहीं रहेगा तो किसको टिक करेंगे? ओल्ड टेस्टामेंट को। ओल्ड टेस्टामेंट नहीं रहेगा तब आप बाइबल को टिक करना है आपको। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। जेनेसिस कोई अलग चीज़ नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट कोई अलग चीज़ नहीं है।
ये सब बाइबल के पार्ट हैं, ऐसे समझ लीजिए। बाइबल अम्ब्रेला टर्म है, ओल्ड टेस्टमेंट उसका जो है पार्ट है, सब पार्ट है। और ओल्ड टेस्टमेंट के सब पार्ट कितने हैं? 46। और उन 46 पार्ट्स में से जो पार्ट नंबर 1 है उसका नाम दिया गया है जेनेसिस। और जेनेसिस में ही ये सब सारी कहानी बनाई गई है कि कैसे पृथ्वी खत्म हुई, कैसे ये मतलब ये सैटर्न वाली लड़ाई और दुनिया भर की ये सब जो आप पैराडाइज लास्ट के नाम पे सुनते हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? इसी जेनेसिस में मिलेगा। तो मिल्टन ने यहीं से कहानी इसकी जो है उठाई है। तो आपका मेन सोर्स ये है। अब ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको दिया जाएगा, ये नहीं रहेगा तो हम इसको देंगे, अब ये नहीं रहेगा तो फिर हम बाइबल को टिक करेंगे। वही हाल इनका, इधर देख लीजिए, वही हाल आप इनका देख लें, इधर प्रोटेस्टेंट वालों का देख लें। इनकी टोटल बाइबल्स की संख्या कितनी है? 66। अब या इधर कितनी थी? 73। इधर ज़्यादा है, इधर कम है। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 73 में से जब आप जो है 66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका बचेगा 7। 7 आपके बचेंगे। तो इनकी जो बाइबल है उनमें 7 बुक्स कम है, किसकी तुलना में? कैथोलिक की तुलना में। तो जो 7 बुक्स है, इसी 7 बुक्स को एपोक्राइफल बुक बोला गया, एपोक्राइफल बोला गया, एपोक्राइफा बोला गया। जो जब आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ते होंगे, जब बुक फॉर्मेट में आप पहुंचेंगे या बुक्स की जहां जानकारी दी गई है तो वहां एपोक्राइफा शब्द दिया गया है, एपोक्राइफा। तो उस एपोक्राइफा वर्ड स्टार्टिंग में जो ये वर्ड है, जब आप इसकी इटीमोलॉजी में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये स्टार्टिंग में रिलीजियस था, तो ये यही था। तो 7 बुक्स थी जो आपके कैथोलिक के बाइबल में शामिल थे, लेकिन उसको प्रोटेस्टेंट वालों ने बाइबल का हिस्सा माना ही नहीं। तो वो जो 7 किताबें हैं, 7 बुक्स हैं, उन्हीं को एपोक्राइफल वर्क बोला गया है। दूसरी चीज, अब इधर इन्होंने क्या किया, जो इनकी 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं, इन 66 को इन्होंने, जैसे इन्होंने 2 भागों में, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू में बांटा था, इन्होंने भी ओल्ड और न्यू में बांट दिया है। तो जो इनकी ओल्ड टेस्टमेंट है इसमें कितनी किताबें हैं? 39। और इनमें भी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है जेनेसिस। इनकी जो फर्स्ट बुक है उसका भी नाम है जेनेसिस। और इन्होंने भी न्यू टेस्टमेंट बांटे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे आप? कि न्यू टेस्टमेंट और इधर न्यू टेस्टमेंट, दोनों के न्यू टेस्टमेंट में 27 और 27 बुक्स हैं। ठीक, ये आपका पूरा सिस्टम हो गया। अब आइए जो है, ये जो आपको जानकारी दी गई है, इस जानकारी में आपने सीखा कितना, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप थोड़ा अपने को वो कर लीजिए कि आप इससे सीख पाए कि नहीं सीख पाए। देखो, कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा तो मुझे भी ठीक लगता है कि कम से कम आप लोग सीख रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पैराडाइज लास्ट? पैराडाइज लास्ट का सोर्स क्या है? तो ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट है, जेनेसिस है, नन ऑफ दीज है। तो जब आपको ऑप्शन में सब मिलेंगे तो आप किसको टिक करेंगे? आप आंसर करके जरा बताएं। ऑप्शन में जब आपको तीनों मिल जाएंगे तब आप किसको टिक करिएगा? जल्दी से कमेंट करो आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब आपसे पैराडाइज लास्ट का सोर्स पूछा जाएगा और उस ऑप्शन में आपको बाइबल भी मिलेगा, आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेगा, आपको जेनेसिस भी मिलेगा, तो आप किसको टिक करिएगा? देखो, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, जब तीनों ऑप्शन मौजूद रहेंगे तो सबसे छोटी वाली चीज़ को चूज किया जाएगा। सबसे छोटी वाली चीज़ कौन सी है? सबसे छोटी वाली चीज़ आपकी है जेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जेनेसिस। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि एलटी का रिगार्डिंग किसके, मतलब स्पेशली लिटरेचर के रिगार्डिंग टू एक हमने जो है अलग से पेड बैच बनाया है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा, आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क करेंगे, आपको वहाँ पे जो है ऐड कर दिया जाएगा। वो स्पेशली देखिए, ग्रामर तो पहले से चल ही रही थी, स्पेशली वो लिटरेचर के लिए है।
अब अगला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पैराडाइज लास्ट। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, अब ऑप्शन में क्या है, बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, तब आप किसको टिक करिएगा। अब इसमें देखो जेनेसिस हमने ऑप्शन में नहीं डाला है, अब क्या करेंगे, आप किसको टिक करेंगे बताओ। बताइए, आप कमेंट करिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखो इन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट का आंसर किया है, समझ रहे हैं, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ओल्ड टेस्टमेंट ही होगा। ठीक, बड़ी चीज़ क्या है, बाइबल। बाइबल के दो भाग किए गए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। अब जेनेसिस आपको कहाँ मिलेगी, इसी में मिलेगी। तो ओल्ड टेस्टमेंट अगर जो जेनेसिस होती तो मैं उसको करता, वो नहीं है तो फिर हम इसको कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ आप देखें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का सोर्स क्या है, बाइबल है, गॉस्पेल है, न्यू टेस्टमेंट है, नन ऑफ दीज है। आप बताएं क्या, किस पे अब टिक करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हम्म देखिए आपने बताया है बाइबल, ठीक है, आपका राइट आंसर, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो है राइट है। इसका जो आंसर होगा वो बाइबल ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ही बाइबल होगा। बाइबल क्यों होगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट हमने ऑप्शन में डाला नहीं, जेनेसिस हमने डाला ही नहीं, तो न्यू टेस्टमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, गॉस्पेल से आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अब चलिए फिर से दोबारा वहीं चलते हैं जहां हमने आपको छोड़ा था। ये हो गए आपकी जाने नॉलेज का आपका टेस्ट हो गया। अब आगे आप देखें कि जो आपकी ये है पैराडाइज लास्ट है, इसमें आपका मीटर कौन सा यूज हुआ है, तो इन्होंने ब्लैंक वर्स यूज़ किया है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक वर्स जो है आपका यूज़ किया है। सॉरी, इसमें जो वर्स यूज हुई है, ब्लैंक वर्स यूज हुई है, और मीटर उसको बोलेंगे तो वो एम्बिक पेंटामीटर बोला जाएगा, क्योंकि ब्लैंक वर्स जो है एम्बिक पेंटामीटर की लाइन से ही बनती है। और इपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है, ये आपका इपिक है, समझ रहे हैं। तो जब इपिक का जो ट्रेडिशन होता है, इपिक का ट्रेडिशन में कई एलिमेंट होते हैं, तो उन एलिमेंट में जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको जो है सबसे पहले इपिक में, इपिक लिखने की परंपरा ही यही है, कोई भी इपिक लिखेगा उसको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले इपिक में क्या आता है, आर्गूमेंट आता है, उसी आर्गूमेंट का दूसरा नाम होता है इपिक थीम। तो इपिक थीम से ही बुक की स्टार्टिंग होती है। जैसे आपका लाइन नंबर 1 to 26 ये आपके सिलेबस में दिया गया, एकदम स्टार्टिंग से है, तो शुरुआत उसकी कहाँ से होगी, शुरुआत उसकी आर्गूमेंट से ही होगी। जो आप ये देखते हैं आप मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, वो क्या चीज़ है, वो यही है। आपको जो उसकी लाइन नंबर फर्स्ट मिलती है वो यहीं से मिलती है, तो उसका वो आपका आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट को ही इपिक की थीम बोली जाती है। अब इपिक की थीम क्या है, इपिक की थीम ये होती है कि पूरी इपिक लिखी किस पे गई है, एक टाइप का आप इसको इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इपिक थीम या उसी इपिक थीम को आर्गूमेंट बोल सकते हैं, और जिसको सिर्फ समझने वाली भाषा में आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन बोलना परीक्षा के लिए खतरे से खाली नहीं है, आप इंट्रोडक्शन आपको परीक्षा में ऐसा दिमाग में रखना ही नहीं है, वो तो मैंने आपके समझने के लिए बोला है। अब सेकंड नंबर पे आप क्या डालिएगा, सेकंड नंबर पे आप डालिएगा इन्वोकेशन। दूसरे नंबर पे आप क्या डालेंगे, इन्वोकेशन। जैसे जब आपका इपिक थीम, कहने का मतलब कि किस विषय वस्तु पे आप इपिक लिख रहे हैं, पहले वो डाला जाएगा। फिर उसके बाद पूजा पाठ शुरू होती है, आप बताते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद पूजा पाठ का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो उसी पूजा पाठ को यहाँ पे इन्वोकेशन के नाम से बोला जाता है। और उसमें ये जो है, जो म्यूज़ होती हैं, हेवनली म्यूज़ होती हैं, इनको ये इनवाइट करता है कि आप आएँ, हमारे कामों में सहयोग करिए, मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, आपके सहयोग की ज़रूरत है। ये ऐसा ऐसा करके
ये उनसे पूरा जो है दुनिया भर की समा बांध के मतलब उनको बुला करके उनसे सहयोग लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, इन्वोकेशन के बाद आता है एपिक क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि सब कुछ एडम ईव के पास सब कुछ था, तो कि उनको क्या ऐसी नौबत पड़ गई कि वो फल खा लिए और धरती पे आ गए इतना दुख भोगने के लिए। भाई स्वर्ग में उनको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उनके पास कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि वो फल खा लिए, जो कि फल वर्जित फल था, मना था कि भैया जी इसको आपको नहीं खाना है, क्यों खा लिए। तो इसी क्यों के उत्तर में पूरी इपिक लिख डाली जाती है, क्वेश्चन और आंसर। जैसे परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी आंसर के रूप में आप लिख डालते हैं। तो आपको आपका आंसर 2 पेज में होगा, 4 पेज में होगा, 5 पेज में होगा। तो ऐसे समझ लो कि इन्होंने जो आंसर दे दिया वो जो है आपकी वो जो है बढ़ते बढ़ते 12 बुक्स में पहुंच गया। इनका आंसर जो है 12 बुक्स में पहुंच गया, और उसी को बोला जाता है इपिक नैरेटिव। इपिक नैरेटिव, इसी ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद फिर आंसर शुरू हो जाएगा, और आंसर इपिक की कहानी यहीं से शुरुआत होती है। और इपिक में एक चीज़ आपको और ये मिलेगा कि इपिक हमेशा स्टार्टिंग से नहीं लिखी जाती है, अब वो हमेशा बीच से लिखी जाती है। अब बीच से लिखी जाती है तो आपको समझ में कैसे आता है, मन में एक क्वेश्चन ये आता है। तो समझ में इसलिए आता है क्योंकि शुरुआत में तो बीच से स्टार्टिंग की जाती है, लेकिन जब आप स्टोरी जब आगे बढ़ती है तब आगे बढ़ते बढ़ते फिर स्टार्टिंग की चीज़ बताई जाती है। जैसे आप ऐसे समझें, ये स्टार्टिंग है, ये मिड है, अब ये आपका क्या है, एंड है। तो एपिक कहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक। स्टार्ट होगी फिर इधर आएगी, तब ऐसे आएगी, तब आपका जो है एंड होगा। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, फिर इधर आएंगे, तब इधर जाएंगे। ये आपका ये सिस्टम पे एपिक आपकी लिखी जाती है। तो इसी मिड से स्टार्ट होने को क्या बोला जाता है, कमेंट करके ज़रा बताओ। जैसे मिड से अगर जो कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। अगर जो कोई कहानी कोई स्टोरी मिड से स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, बोलो। उसको बोलते हैं इन मीडियास रेस, इन द मिडिल ऑफ द थिंग। समझ रहे हैं, इन मीडियास रेस आपका एक लैटिन फ्रेज है, उसकी मीनिंग ही यही होती है, इन द मिडिल ऑफ द थिंग। तो इपिक की स्टार्टिंग इन मीडियास रेस स्टाइल से होती है। अच्छा, और कौन कौन से लिटरेरी जानर हैं कि जो मिड मिड से स्टार्ट होते हैं। इपिक तो हो गई, इपिक के अलावा और कौन से लिटरेरी जानर हैं कि जो आपके मिड से स्टार्ट होते हैं, बताओ, कमेंट करिए आप लोग। और कौन कौन से लिटरेरी जानर हैं। देखो, बैलेड का नाम आपने सुना है, बैलेड की स्टोरी भी तो एब्रप्ट स्टार्ट होती है। एब्रप्ट स्टार्टिंग आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें भी ये बताया जाता है। तो बैलेड की भी स्टार्टिंग एब्रप्ट ही होती है, तो वहाँ पे एब्रप्ट बोला जाता है उस चीज़ को, यहाँ पे इन मीडियास रेस बोला जाता है। अब जैसे एक मूवी आपने देखी होगी पुष्पा 2, तो पुष्पा 2 की भी स्टार्टिंग एब्रप्ट ही आप उसको मानेंगे, इन मीडियास रेस स्टाइल में ही उसको माना जाएगा। कुछ देर मार धाड़ चलती है, पता ही नहीं चलता है कि कौन हीरो है कौन विलेन है, किसका हमको सपोर्ट करना चाहिए किसका विरोध करना चाहिए, हो क्या रहा है। तो इसी सिचुएशन को इन मीडियास रेस बोला जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि फॉलन एंजल्स पड़े हैं, वो जो सल्फर झील में पड़े हैं, तो पड़े किस लिए पड़े हैं। अब हमको उनके लिए मन में सिंपैथी लानी है कि दुख लाना है, ये तो जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। तो जब आदमी पढ़ता जाता है तब उसको पता चलता है कि पढ़े हैं, बहुत बढ़िया पढ़े हैं, पढ़े रहने दीजिए इनको। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब इनका एडिशन आया था, किसका एडिशन आया था। अच्छा, इसी इन मीडियास रेस को जो है क्लाइमेटिक भी बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। एब्रप्ट बोल सकते हैं, क्लाइमेटिक बोल सकते हैं। इसमें आपको जो है सैटर्न मिलेगा, एक करेक्टर आपको सैटर्न मिलेगा। तो सैटर्न का जो ओरिजिनल नेम है वो आपका लूसीफर के नाम से उसको जानते हैं। और भी इसमें कई करेक्टर हैं, जैसे एब्डियल हैं, बेल्जिबब हैं, ये सब आपको मिलेंगे। मामोन मिलेगा, मलोक मिलेगा, बिलियल मिलेगा, ये सब आपको करेक्टर यहाँ पे आपके मिलेंगे। लेकिन इन सब से आपको इसलिए मतलब नहीं है
क्योंकि आपको लाइन नंबर 1 to 26 पे ही चर्चा करनी है, सब पे चर्चा नहीं करनी है। इसमें एक शब्द आता है आपका जो है टार्टरस। टार्टरस आपको हेल्को बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई 3 दिन सिर्फ चली थी बस। सैटर्न के बीच में और गॉड के बीच में जो लड़ाई चली थी वो 3 दिन ही आपकी लड़ाई चली थी। हाँ, एक बात और चर्चा कर लिया जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे ये जो पैराडाइज लास्ट आपकी जो है, जब इसका पब्लिकेशन आया तो 1667 में पहला पब्लिकेशन आया था। इसमें कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। इसका जो दूसरा पब्लिकेशन आया वो कब आया? पैराडाइज लास्ट का जो सेकंड एडिशन आया था वो कब आया था? बताइए, आंसर करें जल्दी आप लोग। बताइए, पैराडाइज लास्ट का जो सेकंड एडिशन आया वो कब आया? उसका ईयर क्या है? देखो 1664 है, 1674 आपका है। ये आपका जो है 1667 में आया, तब कितनी किताबें थी इसमें? बुक्स थी 10। और जब यहाँ आपका 1674 में आया तो इसमें कितनी बुक्स हो गई हैं? 12। ठीक है, 2 किताबें यहाँ पे बढ़ गई हैं। एक चीज़ इसमें और ऐड किया गया है, जब 1674 में आया, यहाँ जो हर बुक के पहले आर्गूमेंट नहीं दिया गया था। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है? इपिक थीम। समझ रहे हैं? ये इसको बोलते हैं इपिक थीम। इसको क्या बोला जाता है? इपिक थीम बोला जाता है। तो जो आपका सेकेंड एडिशन आया था, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी। वो क्या जोड़ी गई थी? कि इसमें आपको आर्गूमेंट मिलेगा हर बुक के फ्रंट पे, यहाँ आपको आर्गूमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं? अब उसी आर्गूमेंट को आर्गूमेंट बोलिए, कहीं आपको मिलेगा समरी। इसमें समरी जोड़ी गई थी, आपको ये मिलेगा समरी जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी। समझ रहे हैं? तो समरी बोलो, आर्गूमेंट बोलो, इपिक थीम बोलो, सब बात एक ही है। परीक्षा में आपको कुछ भी मिले, चाहे आर्गूमेंट मिले, चाहे इपिक थीम मिले, समझ रहे हैं, चाहे समरी मिले, तो ये ऐड किस में की गई थी? 16 से जो है 74 वाले एडिशन में ऐड की गई थी। इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ आपका हर बुक में आपको क्या नहीं मिलेगा? समरी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको समरी मिलेगी। इसमें कितनी किताबें थी? 10। इसमें कितनी किताबें हो गई? 12। समझ रहे हैं? ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। एक चीज़ और आपको बताया जाए कि जो आप इसकी जो राइटिंग डेट पढ़ते हैं 1658 to 1663, ये बहुत प्रमाणिक डेट नहीं है। ये क्या करते हैं? ये एक सिर्फ एक अनुमान की दुनिया है। ये आप इसको बिल्कुल सत्य मत मानिएगा। ठीक है, ये अनुमान की दुनिया है। तो ये अनुमान लगाया किसने है? हालांकि आज की डेट में ये सत्य माना जाता है, इसको सारे लोग सत्य ही मानते हैं, लेकिन ये जो अनुमान की दुनिया चली है, तो इस अनुमान की दुनिया ये कौन से क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू है? जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बताओ। ये जो गेस किया गया, ये किस क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू गेस किया गया? इसको कौन से क्रिटिक ने जो है गेस किया है कि ये लिखा गया है, इनके अप्रॉक्स में लिखा गया है? कमेंट करें आप लोग जरा। देखो मैं आपको बताऊं, देखो एक क्रिटिक हैं जॉन ऑबरे। नाम आपने इनका सुना होगा, जॉन ऑबरे का नाम आपने उनके भी सेंस में, शेक्सपियर के सेंस में भी सुना होगा। इनका ये मानना है, ये जो है कंटेम्प्रोरी बायोग्राफर भी हैं। किसके ये मतलब इनके मिल्टन के कंटेम्प्रोरी हैं, ये बायोग्राफर भी हैं। समझ रहे हैं? इनका ये मानना है, मतलब इनके अकॉर्डिंग टू ये डेट है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 1658 है, 1658 to 1663 जो इसकी राइटिंग पीरियड माना जाता है,
ये किस क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू है? तो ये जॉन आउरे के अकॉर्डिंग टू है। अभी आगे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ इन सब सारी चीज़ों का आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि जो मिल्टन थे, मिल्टन पहले इसको गॉड और जो है सैटर्न इस पे जो है ये इपिक नहीं लिखना चाहते थे। जैसे जो न जानते हो मैं उनको बता दूं कि मिल्टन जो है जब इपिक लिखने का उनके मन में आया कि कोई ग्रैंड वर्क किया जाए, बड़ा वर्क कोई किया जाए, तो कौन से मैटर पे चूज किया जाए, तो वो किंग आर्थर वाले मैटर पे लिखना चाहते थे। भाई ज़्यादातर जो है लोग जो है उस जमाने में उन्हीं पे लिखते थे, तो इनके भी मन में आया कि नहीं, किंग आर्थर पे हमको लिखना चाहिए। लेकिन किंग आर्थर पे न लिख करके फिर बाद में इनका दिमाग चेंज होता है, इनको जो है सजेशन मिलता है कि नहीं, जो है ऐसे सब्जेक्ट पे आप लिखें कि जो पूरा वर्ल्ड वाइड हो, पूरे वर्ल्ड को कवर कर ले। तब ये जो है इस पे आते हैं, बाइबल पे आते हैं, फिर गॉड और सैटर्न इन सब चीज़ों पे आते हैं। तो जो ये फैक्ट है इसको किसने प्रूव किया है? किसके अकॉर्डिंग टू ये चीज़ है जो आप ये बोल रहे हैं? बताइए। बताओ। ये चीज़ जो है, ये जो सत्य है कि मिल्टन किंग आर्थर पे लिखना चाहता था, बाद में उसने अपना जो है माइंड चेंज करके तब एडम यू और सैटर्न इन सब चीज़ों पर आ गए। तो ये जो है ये कौन प्रूफ करता है? इसकी जो है पुष्टि कौन से क्रिटिक करते हैं? बताइए। इस फैक्ट की पुष्टि कौन से क्रिटिक कर रहे हैं? जरा आप लोग कमेंट करो। जल्दी से आप सारे लोग कमेंट करिए कि इसकी पुष्टि कौन से क्रिटिक कर रहे हैं। देखो आंसर आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं। इसकी पुष्टि एक है जॉन लियोनार्ड, नाम नोट करिएगा, ये मिल्टन के स्कॉलर रहे हैं। यहाँ स्कॉलर का मतलब विद्वान नहीं है, यहाँ स्कॉलर का मतलब ये है कि जो मिल्टन के लाइफ के बारे में, इनके चीज़ों के बारे में उसको मैक्सिमम जानकारी थी, वो उस चीज़ का मैक्सिमम जो है इन्वेंटर था। समझ रहे हैं? तो जॉन लियोनार्ड हैं, जॉन जो लियोनार्ड हैं, इन्होंने इसका जो है इन्वेंशन किया था। कहने का मतलब उनके अकॉर्डिंग टू ये है कि ये किंग आर्थर पे पहले लिखना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना माइंड चेंज करके ये इधर आ गए। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका पब्लिशर, जो इसके पब्लिशर थे पैराडाइज लास्ट के, जो जिन्होंने पब्लिश इसको किया था, इसके पब्लिशर थे सैमुअल सिमंस। तो सैमुअल सिमंस के बारे में एक हम आपको बहुत अच्छी जानकारी बता दें। सैमुअल सिमंस, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये मिल्टन से ही जुड़े थे, इनके फादर का नाम था मैथ्यू सिमंस। देख रहे हैं? इनके फादर है मैथ्यू सिमंस और इनकी मदर का नाम है मेरी सिमंस। तो जो मैथ्यू सिमंस थे, और पहले से ही, ये कहने का मतलब 1654 में ये जो है मर चुके हैं। समझ रहे हैं? तो इनके मरने के बाद इनकी जो वाइफ थी मैरी सिमंस, ये इसको जो है चलाना शुरू कर दी, पब्लिकेशन का काम इसने शुरू कर दिया। तो मिल्टन के कुछ वर्क जो है इनके द्वारा भी पब्लिश कराए गए हैं, मैरी सिमंस के द्वारा। ठीक। जो ये सैमुअल सिमंस हैं, ये इनके लड़के हैं, इन दोनों के लड़के ये हैं। तो बाद में जो ये इसका पब्लिकेशन इन्होंने पैराडाइज लास्ट का करवाया है, तो आप नाम देखते हैं सैमुअल सिमंस थे। तो सैमुअल सिमंस का परिवार जो है मिल्टन से पहले से ही जुड़ा था, मतलब पहले से ही इनके वर्क को जो है मैरी सिमंस के द्वारा कुछ वर्क थे वो करवाए गए। फिर उसी की कड़ी में सैमुअल सिमंस आ गए। भाई जब इनका काम वाम हल्का पड़ा होगा, बुढ़ी वड्डी हुई होंगी, इनको लगा होगा नहीं बेटा आप तुम संभालो, तो ये अपना जो है शुरू कर दिए होंगे काम। समझ रहे हैं? ये चीज़ आती है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक जानकारी आपको यहाँ ये मिलेगी कि मिल्टन के वर्कों में आपको जो है कई विचित्रताएं मिलती हैं। विचित्रताएं मतलब कई जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, उन इस एक्सपेक्टेड चीज़ों के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो देखने में आपको अजीब लग सकता है। अजीब क्या लग सकता है?
अब जैसे इन्होंने फाल की जो स्पेलिंग है ये यूज किया है, समझ रहे हैं, फाल की स्पेलिंग ये, जबकि फाल की स्पेलिंग क्या होती है, FALL ये होनी चाहिए, तो उन्होंने ये यूज किया है। ये यूज इसलिए किया है कि सिर्फ एम्फेसिस डालने के लिए कि फाल का मतलब पतन, तो मतलब अगाध पतन, ऐसा तो लिखा नहीं, तो उन्होंने इस पे फोकस डाल दिया। FFL AA, देख रहे हैं, हर चीज को इन्होंने जो है इस जो है यहाँ डबल कर दिया, जो सिंगल था उसको इन्होंने डबल कर दिया, कि मतलब फाल तो मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, जैसे XXL, समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो वही वाला कुछ अपने दिमाग में इसको आप रखिए कि इन्होंने स्पेलिंग से भी छेड़छाड़ कर दी है, समझ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगा। अच्छा, एक एक आप लोगों के मन में और आता है कि इसका हीरो कौन है, पैराडाइज लास्ट का हीरो कौन है। मुझे लग रहा है क्लास आपकी बड़ी हो रही है, लेकिन आप उबिएगा नहीं। इसके बाद हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, इसके बाद आपके मन में जो भी शंका वंका है, जितना भी आप शंका वंका लेकर के आए हैं कि ये ऐसे होता होगा, वो सब सारी शंका खत्म हो जाएगी। एक आप लोगों के मन में आता है कि पैराडाइज लास्ट का हीरो कौन है, तो कुछ लोग बताते हैं सैटर्न है, कुछ लोग बताते हैं एडम है, लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये लड़ाई झगड़ा हमारे आपके मानने का विषय नहीं है, ये क्रिटिक्स का लड़ाई झगड़ा है। क्रिटिक्स जैसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो किसके अकॉर्डिंग टू, तब आपको वो सब सारी चीज़ें लिखनी है। तो जो रोमांटिक क्रिटिक थे, रोमांटिक क्रिटिक का मतलब रोमांटिक पीरियड के जो क्रिटिक थे, उनमें ज़्यादातर लोगों ने जो आपका सैटर्न है, सैटर्न को ही माना है, सैटर्न को ही पैराडाइज लास्ट का उन्होंने हीरो माना है। और कुछ बाद के क्रिटिक हैं, उन्होंने एडम को पैराडाइज लास्ट का हीरो माना है, समझ रहे हैं। तो ये विवाद का विषय है, इसलिए इस पे विवाद होता है, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हो। आप जैसे कहोगे कि नहीं, आप जैसे ये बोलोगे कि पैराडाइज लास्ट का हीरो कौन है, आप कहेंगे कि सैटर्न है, सैटर्न आप बोल दिए, फिर एक लोग कहीं नहीं एडम है, तो न तो सैटर्न है न तो एडम है। क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि पैराडाइज लास्ट का हीरो फलाने क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू कौन है, तब आपको सटीक मिलेगा। नहीं तो ये जो है, ये जो आप इनको मान रहे हैं, वो इनको मान रहे हैं, ये सिर्फ एक लड़ने का विषय है, और ये मूर्खता पूर्ण जो है लड़ने का विषय है, और इसमें कोई मैटर नहीं है। तो क्वेश्चन का जो रियल इसेंस है, रियल इसेंस क्रिटिक्स के जो है लड़ाई झगड़े से संबंधित है। कुछ क्रिटिक्स सैटर्न, जैसे रोमांटिक जितने भी क्रिटिक हैं, जितने का मतलब मोस्टली, वो सैटर्न को मान रहे हैं, बाद के जो हैं वो एडम को मान रहे हैं। तो जो बाद वाले क्रिटिक हैं ऐसा तो है नहीं वो लोकल हैं, या जो ऐसा रोमांटिक क्रिटिक हैं ऐसा तो है नहीं वो लोकल के हैं। तो ये ऑलरेडी जो है उनका मैटर है। आप इसमें जो है आप नए क्रिटिक ना बन जाइए, हमारे आपके क्रिटिक बनने की अभी वैल्यू नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो क्रिटिक के अकॉर्डिंग टू पूछा जाए, तब आप आंसर करें तो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं। और जैसे मान लीजिए क्रिटिक नहीं पूछा गया तो क्या करेंगे, तो ओवरऑल जो बुक का जो हीरो होता है, हीरो है ओवरऑल बुक का, तो उसको एडम को ही माना गया है। आप एम.एच. अब्रम्स बुक खोल लीजिएगा, ठीक है, वहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी। एम.एच. अब्रम्स जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आपकी आती है, वहाँ इस चीज़ का जो है निपटारा आपको मिलेगा। तो जितने भी रोमांटिक क्रिटिक थे उनके अकॉर्डिंग टू, ये आप देखें, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें मिल्टन का जो, सॉरी, जो सैटर्न का एज ए हीरो होने का जो है, जितने भी ये देख रहे हैं, जितने भी रोमांटिक क्रिटिक हैं, जैसे विलियम ब्लैक, आप विलियम ब्लैक का ही नाम सुने हैं, लेकिन इसमें लॉर्ड बायरन भी शामिल हैं, पर्सी बायसी शेली भी आपके शामिल हैं, विलियम हेजलिट भी हैं, समझ रहे हैं। इन सबका रुझान किसकी तरफ है, सबका रुझान सैटर्न की तरफ है। इन सबका रुझान किसकी तरफ है, सैटर्न की तरफ है। चलिए आगे और कुछ चीज़ आपको बताया जाए। अच्छा, और कुछ क्रिटिक हैं,
तो और क्रिटिक न राम का माने न रहीम का माने, वो मझधार की मान रहे हैं, बीच में ला करके आपको छोड़ रहे हैं। वो उनका ये मानना है कि क्योंकि जो है सैटर्न की तरफ इसका झुकाव था, इनका झुकाव इनकी तरफ था, तो वो सब उस विवाद में आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो बुक फर्स्ट हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो आपका लाइन नंबर 1 से 26 तक का है वो आपको बुक फर्स्ट में ही मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी चर्चा बुक फर्स्ट पे भी कर ली जाए। अब देखो इसमें इन्होंने नॉर्मल म्यूज़ को नहीं इनवाइट किया है। म्यूजेज आपकी 9 म्यूजेज होती हैं, वो जो कविता की देवियाँ मानी जाती हैं। मेनली जो 9 म्यूजेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, म्यूजेज और हैं लेकिन मेनली जो हैं वो 9 की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें से भी हेवनली म्यूज़ को इन्होंने इनवाइट किया है। जो इपिक आपकी लिखी जाती है ज़्यादातर वो 9, मतलब जैसे मान लीजिए आपको इपिक लिखना है तो कोई ज़रूरी नहीं आप हेवनली म्यूज़ या म्यूज़ को ही बुलाएं, और भी तमाम म्यूजेज हैं। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी म्यूज़ पे, उसको जा कर के आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, इपिक वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो उन म्यूजेज में से इन्होंने हेवनली म्यूज़ को चूज़ किया है, मतलब अपनी कविता के लिए हेवनली म्यूज़ को इन्होंने चूज़ किया है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको बुक फर्स्ट की स्टार्टिंग में ही मिलेगा। ये आपका लाइन नंबर 1 से 26 के बीच में ये चीज़ आपको मिलेगी। अब अगली चीज़ आप देखें, एक आपको वर्ड मिलेगा पेंडिमोनियम। ये सैटर्न की राजधानी है। वो कहने का मतलब सैटर्न जिस अपना वो बनाया था, सेंटर बनाया था, उसका जो है वो सैटर्न का एक समझ लें पैलेस, आप महल उसका आप समझ सकते हैं, उसका नाम है पेंडिमोनियम। तो पेंडिमोनियम जो ये वर्ड है, पहले से ये वर्ड नहीं था, इसको मिल्टन ने ही क्रिएट किया है। जब ये पैराडाइज लास्ट लिख रहे थे तो ये वर्ड पहले से नहीं आपको है, एग्जिस्ट नहीं कर, ये इनके कहने का मतलब इनके दिमाग की उपज है। तो इसको क्वाइन किसने किया था? तो क्वाइन मिल्टन ने किया था। समझ रहे हैं? ओरिजिनल वर्ड आपका इसको मान सकते हैं आप। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं हम पूछ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और पूछे जाने हैं आपसे। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ही आ रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन का आंसर करने में मज़ा भी आएगा। आप ये देखें, विच न्यू एलिमेंट इज एडेड टू सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का जो सेकेंड एडिशन था उसमें कौन सी नई चीज़ ऐड की गई? प्रीफेस ऐड किया गया था कि आर्गूमेंट ऐड किया, जो है आर्गूमेंट ऐड किया गया था कि प्रोलॉग किया गया था, इपिलॉग ऐड किया गया था, क्या ऐड किया था? आंसर करें आप, बताइए। इसमें जो है, जो इसका राइट आंसर है वो आपका आर्गूमेंट है। इसी आर्गूमेंट को इपिक थीम भी बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप इपिक थीम भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी को समरी भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो ये जो सेकंड एडिशन आया था उसमें ये तो आपको परीक्षा में आर्गूमेंट के नाम से भी मिले, इपिक थीम के नाम से भी मिले, समरी के नाम से मिले, ये तीनों चीज़ आपकी एक ही है। तो ये देख करके चौंकिएगा नहीं आप। चलिए बताइए, हु सेज दैट मिल्टन डिड नॉट एट फर्स्ट प्लान टू राइट बिब्लिकल एपिक। ये किसने बोला था कि मिल्टन जो है बिब्लिकल एपिक पहले नहीं लिखना चाहता था, पहले किंग आर्थर पे लिखना चाहता था? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अभी ऊपर जस्ट हमने आपको बताया है, आंसर करें आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऊपर आपको पढ़ाया गया है ये चीज़, आपको बताइए। जान आवरे कहाँ से हो जाएंगे? जान आवरे इसके लिए बताते हैं कि जान आवरे का आया था राइटिंग डेट पे। जान आवरे का जो कॉन्सेप्ट आया है वो उन्होंने राइटिंग डेट को क्लियर किया है, वो राइटिंग डेट को जस्टिफाई किए हैं। इस पे जान आवरे का नहीं है। हाँ, इस पे जो है लियोनार्ड का है। इसका राइट आंसर आपका 3 होगा।
चलिए इस पे आप इनको देखिए। पैराडाइज लास्ट लाइन 1 to 26 कवर्स द पोर्शन ऑफ, जो पैराडाइज लास्ट की 1 से 26 लाइन है, ये कौन से पोर्शन को कवर करती है? जैसे इपिक कन्वेंशन में लिखी जाती है, जैसे इपिक थीम होती है, ठीक। फिर उसके बाद आपका इन्वोकेशन आता है, इन्वोकेशन के बाद एपिक क्वेश्चन आता है, तब आपकी एपिक की नैरेटिव आती है। ये 1 2 3 4, ये 4 स्टेप होते हैं। तो लाइन नंबर 1 से 26 तक की जो आपकी एलटी में लगी है, परीक्षा में लगी है, वो एपिक का कौन सा पोर्शन कवर करती है? इन 4 पोर्शन में से कौन सा कवर करती है? ये आर्गूमेंट इन्वोकेशन कवर करती है, कि इन्वोकेशन एपिक क्वेश्चन कवर करती है, कि इन्वोकेशन एपिक नैरेटिव कवर करती है, कि एपिक थीम एपिक क्वेश्चन जो है कवर करती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा आर्गूमेंट और इन्वोकेशन। इसका राइट आंसर आपका होगा आर्गूमेंट इन्वोकेशन। चलो ये बताओ, अब 26 लाइनें हैं। अब इस 26 लाइनों का जो है अच्छे से डिस्कशन कर लिया जाए भाई। इसमें से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ 26 लाइनों से ही। सोचो आपके सिलेबस को इसने कितना छोटा कर दिया है। अब आप ये बताएं, देयर आर हाउ मेनी लाइन्स आर्गूमेंट इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट का जो आर्गूमेंट है, मतलब जिसको एपिक थीम बोला जाता है, उसमें कितनी लाइनें हैं? 4 लाइन है कि 5 लाइन है कि 6 हैं कि 7 हैं? बताओ कितनी लाइनें हैं? आंसर करिए जल्दी से आप लोग। सब लोग आप आंसर किया करिए। जितना आप इसमें पार्टिसिपेशन अपना देंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी मजबूत होंगी। बताओ आर्गूमेंट कितने लाइन की हैं? इसको तो जो पढ़ाया गया था एक बार आपकी जो है, जब आप क्लास चल रही थी आप लोगों का, करिए कमेंट करिए। इसकी आर्गूमेंट में 5 लाइनें हैं। 5 लाइन इसकी आर्गूमेंट में आपको मिलेगा, 5 लाइन्स, ठीक। अब देखो, देयर आर हाउ मेनी लाइन्स इन्वोकेशन इन पैराडाइज लास्ट। कितनी लाइनों का पैराडाइज लास्ट में इन्वोकेशन है? इन्वोकेशन का मतलब वही पूजा पाठ, जो म्यूज की पूजा करते हैं, वो कितने लाइन का है? 23 का है, 21 का है, 20 का है, वो 30 का है, 26 का है, 26, 30, 21, 23? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आंसर करो जल्दी जल्दी सारे लोग आप। देखो 21 लाइन का मतलब 21 लाइन्स का आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इन्वोकेशन। और आपके सिलेबस में क्या शामिल है? सिलेबस में आपके इन्वोकेशन और आर्गूमेंट, यही इसी दो में आपका पूरा हो जाता है। 26 लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, 26 लाइन में आपका क्या आपसे क्या पूछा गया है? आपसे आर्गूमेंट पूछ लिया गया है पे क्वेश्चन, यही आपके सिलेबस में है। सिर्फ एलटी के सिलेबस में यही 2 चीज है ही। तो 5 हो गया आपका क्या? आर्गूमेंट। जब 26 में से 5 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 21 ही तो बचेगा। और इपिक लिखने का परंपरा क्या है? आर्गूमेंट पहले आएगा, उसके बाद इपिक क्वेश्चन आएगा। आर्गूमेंट आया, इन्वोकेशन आया, इपिक क्वेश्चन आया, तब इपिक नैरेटिव स्टार्ट होती है। तो ऊपर से दूसरे नंबर पर इन्वोकेशन ही तो आता है। तो जब 5 26 टोटल है, 26 में से 5 आपको ऊपर आपने निकाल ही दिया, तो बचेगा तो 21 ही।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच म्यूज इज मेंशनड इन द पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट में कौन सी म्यूज का मेंशन किया गया है, बताएं। पैराडाइज लास्ट में कौन सी म्यूज का मेंशन किया गया है, किस म्यूज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आंसर करिए आप लोग। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में है सिग हेवनली म्यूज ऐसे करके लिखा है, तो किसको बुलाया गया है, हेवनली म्यूज को बुलाया गया है। मिल्टन किसको बुलाता है, हेवनली म्यूज को बुलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा हेवनली म्यूज। अपने मन से नहीं बताना है, जो उसमें लिखा है वही हमको बताना है। वहां पे टेक्स्ट में जो आपको मिल रहा है हम वही उसी को तो बताएंगे। 1 से 26 जब आपके सिलेबस में डिसाइड कर दिया गया है, तो सोर्स और ये वो छोड़ करके बाकी टेक्स्ट से जब क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से तो बनेंगे। चलिए अभी ऊपर जो आपको बताया गया था, ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इपिक के टोटल फॉर्मेट पे था। फॉर्मेट का कहने का मतलब कि बुक कितनी बड़ी है, उसमें बुक में कितने बुक्स हैं। जो इजी टाइप के क्वेश्चन थे जैसे सबसे छोटी बुक सबसे बड़ी बुक, ये सब हमने इसलिए नहीं पूछा कि कोई मतलब नहीं है, सब लोग जानते हैं। जहाँ थोड़ा मोड़ा नया था वही मैंने आपसे, तो बुक फॉर्मेट वाला खत्म हो गया। अब यहाँ आपके कौन से क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ क्वेश्चन अब उसकी अंदर का शुरू होता है कि 1 से 26 लाइन के बीच का जो मीनिंग है, मीनिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये देखें, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक पोएम दैट पैराडाइज लास्ट एम्बॉडीज। बताइए उसकी जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पैराडाइज लास्ट की। बताइए इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इसको जो है पैराडाइज लास्ट की एम्बॉडीज करता है। शॉर्ट एंड कंसाइज नैरेटिव, तो शॉर्ट कंसाइज नैरेटिव इपिक में नहीं होती है। फोकस ऑन पर्सनल इमोशंस, भाई लिरिक तो है नहीं कि पर्सनल इमोशन ठोक के पीठ खुश कर लेंगे आप अपनी। प्रोज नैरेटिव होती नहीं है, वर्स नैरेटिव होती है, तो ये भी गए। ग्रैंड स्टाइल यूज होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इनको देख लीजिए। Which of the following is an epic convention used in Paradise Lost? Which of the following is an convention used in Paradise Lost? अब आपको कन्वेंशन बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वेंशन है जो पैराडाइज लास्ट में यूज हुई है। आपको बताना है इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज हुआ है, यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज है, फोकस ऑन मुंडेन थीम्स है, लैक ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है। क्या है भाई, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो आते ही इपिक में हैं, तो ये तो गए। फोकस ऑन स्टैंड लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है, फॉर्मल डिक्शन यूज होते हैं, तो इनको तो आना नहीं है। तो यही आपका एक बचता है, इन्वोकेशन टू द म्यूज। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। अब यहाँ इस वीडियो में आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। ये देखने के बाद देखो, परफेक्ट तो आदमी होता है मरने के बाद। आप ये बोलें कि नहीं ये फाइनल है, तो फाइनल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमेशा जो है चीज़ें बढ़ती रहती हैं और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान अपूर्ण ही होता है। लेकिन उस अपूर्णता में भी हमने आपको कुछ पूर्णता देने का प्रयास किया है। और लगभग लगभग जो आपके परीक्षा का जो स्तर है, जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस में एक छत के नीचे हमने आपको यहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। जो आपकी पैराडाइज लास्ट की जो लाइन नंबर 1 to 26 उसके रिगार्डिंग टू मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे, जितने बन सकते थे, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जितने फैक्ट हैं, और फैक्ट में भी जो फैक्ट आप पहले से जानते हैं वेल नो, हमने उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है, हमने उसको रफे में ही बताया है। हमारा टोटल फोकस उस पे है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
और ये देखिए, अगर जो ऊपर वाले का कृपा बनी रही तो हम प्रयास यही करेंगे कि एलटी में जो पोइट्री जितना भी आपका ये है राइटर का सेक्शन है, वो सब सारे मैटर आपको इसी माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए। यहाँ आप देखिएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिक पोएम्स स्ट्रक्चर इन पैराडाइज लास्ट। ये बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डिट्रैक्ट्स तो करेगा नहीं। इट मेक्स द पोएम मोर एक्सेसिबल टू द वाइडर ऑडियंस, ये भी ऐसा कुछ है भी नहीं, तो यही लास्ट में आपका एक बचता है, यही आपका राइट आंसर होगा। इट एड्स टू द पोएम्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्रैंड्योर। समझ रहे हैं, 3 का राइट आंसर क्या होगा, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाउ डज मिल्टन्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन पैराडाइज लास्ट कंट्रीब्यूट टू इट्स इपिक नेचर। दोबारा से देख लीजिएगा, हाउ डज मिल्टन्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन पैराडाइज लास्ट कंट्रीब्यूट टू इट्स इपिक नेचर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे लोग जो है एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि देखो लाइव क्लास लेने का कोई शेड्यूल नहीं है। जब सिचुएशन बनती है तब हम लाइव क्लास इसकी ले लेते हैं। इसके पहले शाम को ली गई थी, फिर रात को ली गई थी, आज ये मॉर्निंग में आपकी क्लास चल रही है। और आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इसकी पेड क्लासेस भी चलती हैं, जो एलटी की ग्रामर की भी पेड क्लासेस चल रही हैं, लिटरेचर की भी पेड क्लासेस चल रही हैं। तो जिनको वहाँ पे जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, तो वहाँ आप संपर्क करिएगा, उस पर मैसेज करिएगा, आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका बी वाला है। समझ रहे हैं, इनको होना नहीं है, ये है नहीं महोदय, ये भी नहीं है, यही आपका बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इपिक नैरेटिव इन पैराडाइज लास्ट। बताइए, इपिक नैरेटिव का मतलब इपिक की कहानी का पैराडाइज लास्ट में क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। बताओ। सब लोगों ने उत्तर बहुत सही किया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी ही होगा। देखो, एक तुक्का मारने का या एक गेस करने का मैं आपको तरीका बता दूं। इपिक की जितनी भी चीजें होती हैं सब सस्टेंड होती हैं, सब एलैबोरेट होती हैं, तो आपको ऑप्शन भी इन्हीं से मिलते जुलते चूज करने चाहिए। जैसे इपिक जब आपको लिटरेरी फॉर्म के रूप में, एज ए लिटरेरी फॉर्म के रूप में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे जो इसकी डिफिनीशन बताई गई थी, तो डिफिनीशन आपको बताया ही इसीलिए जाता है कि आप बेहतर तरीके से आप अनुमान कर सकें। समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आप अभी काफ़ी हैं और समय अपने लोगों के पास कम है, तो हम इसको जो है मौका मिलेगा तो शाम में इन सब सारे क्वेश्चन पे दोबारा से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि अब क्लास हो रही है आपकी लंबी, और ज़्यादा लंबी क्लास बनाने का कोई मतलब है नहीं। कम अभी 18 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसको बाद में देखा जाएगा, अब इसको आज इतना ही सीमित किया जाए। ठीक है, फिर थैंक्स।